भी नीट क्वालिफाई करना चाहता है या उसमें अपीयर होना चाहता है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन हो, जो भी आपके मन में। मुझे लगता है ये सबसे शानदार सेशन है हमारा, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जो नीट क्वालिफाई करके बैठा है, और ये द सेकेंड टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, और मैं तो इसे फर्स्ट ही मानता हूँ। हाँ, आपने कोचिंग कहाँ की थी? चलो खड़े होकर पूछ लो। हाँ, बैठे रहो बैठे रहो। चलो भैया इनको बता दो। मैंने कोचिंग इंदौर आयाम कोचिंग से की थी। और हमें कब करना चाहिए? वैसे तो आयाम कोचिंग मुझे सही लगा, ये उधर पे टीचर्स भी बहुत बढ़िया हैं। तो फिर आप देख लीजिए कि यदि आप और कहीं कोटा वगैरह जाना चाहें तो वो भी ठीक है। फीस कितनी? हाँ, फीस वेरी करती है, जैसे 70 से 80 हज़ार होती है। गुड। वहाँ की फीस 70 से 80 हज़ार है। ये इनका कौन सा अटेम्प्ट है आपने पूछा? इनका ये सेकंड अटेम्प्ट है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या स्कोर था आपका? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 350 था। 350 तभी लग गया होगा इनके टीचर्स को कि ये बंदा नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन यार ये समझ में नहीं आता, आप लोग इतने मार्क्स ले कैसे आते हो? मतलब बताइए, 720 में से 637, यस 637 मार्क्स, इतने बड़े स्कोर तक पहुंचना मतलब कितना टफ रहता है। जहां माइनस मार्किंग हो, जहां पे अगर आपने गलती से भी एक प्रश्न गलत कर दिया तो खटाक से माइनस हो जाते हैं मार्क्स, वहां इतना लेके जाते। टॉपर्स के क्या मार्क्स रहे? सर टॉपर्स के 720 आउट ऑफ 720। 720 आउट ऑफ से, जोरदार तालियां उनके उसके लिए, जो भी है। ये तो इनके लिए तो तालियां बजी रही हैं, लेकिन उसके लिए भी कि ये कैसी खोपड़ी रहती होगी ये सब करने के लिए, कैसा दिमाग रहता होगा। सर वो पढ़ते ही रहते होंगे। अच्छा, अगर आपको और समय मिल जाए हाँ सर। तो क्या आप और मार्क्स बढ़ा सकते हो इसमें? हाँ सर। इसमें अगर आपके इतने मार्क्स आए तो आपको कुछ कमी नज़र आती है कि काश थोड़ा समय मिलता है, या थोड़ा और पढ़ने को समय मिलता है, एग्जामिनेशन में समय मिलता है हॉल में, तो मैं और बढ़ा सकता था? हाँ सर, ऐसा लगता तो है कि थोड़ा और पढ़ने का समय मिल जाता। थोड़ा पढ़ने का मिल जाता है। हाँ सर। वो टाइम सफिशिएंट था जो एग्जाम हॉल में मिला था आपको? हाँ सर, वो तो सफिशिएंट था। अच्छा, चलो भाई और क्वेश्चन पूछो अपना। आपने पहले अटेम्प्ट कोचिंग की थी? नहीं, पहले अटेम्प्ट में कोचिंग की थी? नहीं, पहले अटेम्प्ट में मैंने कोचिंग नहीं की। पहले अटेम्प्ट में कोचिंग नहीं की थी। अच्छा, ऐसा कोई है कि जैसे मान लो कोई बच्चा स्कोरर हो, जैसे 12th में अच्छे मार्क्स लेके आए, जैसे हमारी नेहा तुम्हारा परसेंट क्या है? 91। क्या ऐसे बच्चों के लिए कोचिंग में कोई डिस्काउंट होता है? हाँ सर। जैसे कि उनकी कम फीस लगे? हाँ सर, ऐसे कोचिंग में डिस्काउंट होता है। अच्छा। कोचिंग वाले डिस्काउंट दे देते हैं कि यदि 90% से ऊपर है हाँ हाँ, तो डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये वाले कोचिंग वाले देंगे जहाँ आपने पढ़ा है? हाँ सर, दे सकते हैं। तो वो लगभग क्या डिस्काउंट दे सकते हैं? लगभग 10 से 20%। 10 से 20% दे सकते हैं। हाँ सर। ठीक है। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए फीस है मान लीजिए, तो 80 हज़ार में काम हो जाएगा सिर्फ आपके स्कोर के आधार पर, और 50 हज़ार फीस है तो आप उससे कम कर लो, अंदाज़ा लगा लो कि आपकी 40 हज़ार में ही कोचिंग हो जाएगी आपकी। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे मान लीजिए विदाउट एनी एग्जाम, सॉरी विदाउट एनी कोचिंग, इफ़ एनी स्टूडेंट अपीयर इन नीट एग्जाम एंड ही गॉट अ स्कोर मोर देन 300, ओके, देन ही विल हैव एनी स्पेशल डिस्काउंट इन कोचिंग क्लास? हाँ सर, तो ये उसको भी डिस्काउंट मिलेगा सर। उसको भी मिलेगा? हाँ सर। तो देखो, अगर एक चीज़, अगर नीट भी में भी बैठ जाते हो आप तो भी आपको एक डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे, अगर आप अच्छा स्कोर लेके आते हो। वो इसलिए कि एक संभावना होती है कि दिस स्टूडेंट कैन क्वालिफाई, यस सर। है ना, एक संभावना होती है, और संभावनाओं के आधार पे आपको मिलता है। तो भाई जो भी नीट करना चाहते हैं एक चांस तो ले लेना, उसके बाद फिर जाना, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना चाहते। अच्छा, एक बार बताइए, आप वहाँ पढ़ने कब गए थे? 12th के बाद गए थे या 12th के पहले ही चले गए थे? सर मैं 12th के बाद गया था। 12th के बाद गए? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में एक और बात पता है आपको? शायद नहीं पता, आपने पूछा भी नहीं कि आपने पढ़ाई कौन से स्कूल से की है, जरा पूछ लो। आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की? नवोदय विद्यालय बुहानी से की थी मैंने। नवोदय विद्यालय बुहानी। मतलब ये खिलाड़ी हैं, ये सिलेक्शन करते रहते हैं। इनका पहला सिलेक्शन नवोदय में हुआ था, ठीक है, और दूसरा सिलेक्शन नीट में है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन इनका होता रहता है, ये भी बात है, इनका सिलेक्शन करना इनके स्वभाव में है, क्योंकि नवोदय का एग्ज़ाम निकालना भी इतना आसान नहीं होता। कौन सी क्लास से गए थे आप नवोदय? सर मैं 6th क्लास से नवोदय गया था। 6th क्लास से। अच्छा, वहाँ पे भी कुछ रैंक? यस। 12th किस सन में आपकी 12th कंप्लीट हो गई? 2022 में। ये भी नवोदय में पढ़ती है ना? तुम भी नवोदय में पढ़ती हो ना? शी इज आल्सो इन नवोदय। चलो ठीक है, जात भाई बहन मिल गए।
जानते हो ना अपने यहाँ पे, क्योंकि नवोदय वालों से बड़े इम्प्रेस रहते हैं वो। उधर उन्होंने, हम ट्रेनिंग में गए थे, नवोदय वाले एक साइड बैठ गए इकट्ठे, तो अच्छा लगता है। कोई अपने स्कूल का स्टूडेंट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम कंपैरेटिवली देखा जाए तो नवोदय की पढ़ाई बाकी स्कूलों से अच्छी है क्या? वहाँ क्या अलग है जो दूसरे स्कूलों में नहीं मिल सकता? सर तो वहाँ पर सर फ्रेंड्स का जो रहता है हाँ हाँ। कि अच्छे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं सर वहाँ पर, कई बार नहीं भी मिल पाते हैं सर, ऐसे जरूरी नहीं। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे ऑल आर इंटेलिजेंट, हाँ सर, बिकॉज दे ऑल आर qualified, and they are selected on the base of exam. It is also the national level exam, that is the exam is conducted by the JNU Wuhani, so it is also the national level exam। और नेशनल लेवल का ही है सर। नेशनल लेवल का एग्जाम है वो भी एक मतलब इंडिया लेवल का एग्जाम होता है वो भी। तो उसके आधार पे अगर, हाँ ये है कि वो जिले वाइज सीट है उसकी फिक्स है सर, रिजर्व है उसकी, कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट को क्या सीट मिलेगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को क्या सीट्स मिलेंगी, तो ये उसका पहले से डिसाइड है। चलो भाई, और कोई क्वेश्चन आपका नीट से संबंधित? चूक मत जाना कोई क्वेश्चन। आपकी जो रैंक है वो कैटेगरी रैंक है, सीआरएम रैंक है? मेरी ऑल इंडिया रैंक है। तो आपकी कैटेगरी रैंक कितनी होगी? मेरी कैटेगरी रैंक 4323 है। 4323, इट्स द कैटेगरी रैंक ऑफ ऑल इंडिया। और कोई सवाल? आप में से कौन नीट करना चाहता है, पहले तो ये बताएं। आप करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, ठीक ठीक ठीक। आप, यस यू, इधर, अच्छा यू हैव एन अदर सब्जेक्ट, ओके। और कोई, कौन डॉक्टर बनना चाहता है? तुम भी बनना चाहते हो, आप भी बनना चाहते हैं, ठीक। बाकी सारे आईएएस अधिकारी बैठे हैं इधर, ये मान के चलें। इतने बच्चों ने हाथ उठाई, ये भविष्य के होनहार डॉक्टर हैं, बाकी सारे आईएएस अधिकारी बैठे हैं, है ना। यू आर द इंजीनियर। ये सबके लिए, दोनों के लिए उपकरण बना के देंगे, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे, ये डॉक्टर के लिए भी देंगे और बाकी सबके लिए देंगे। मेरे लिए तो इंजीनियर का काम, भले इंजीनियर ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सबको कोऑर्डिनेट करता है एक इंजीनियर। अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट भी है, अगर उसे जाना भी है स्पेस में, तो पहले अपना पूरी बातें इंजीनियर को बताएगा, है ना, और फिर इंजीनियर उसके लिए ऐसा यान बनाएगा, उपकरण बनाएगा कि भैया इसमें बैठ के आप जा सकते हो, है ना, लौटने की भी गारंटी है। चलो ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन? यस। ऑल इंडिया में रैंक है तो आपको कॉलेज में क्या क्या सुविधा है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी तो पता होना चाहिए को क्या सुविधा मिलेगी और फीस कितनी लगेगी, ये भी पूछ लो कम से कम साथ में। फीस 1 से 1.25 लाख होगी पर ईयर? हाँ, पर ईयर। 30,000 क्या 30,000 कह रही है वो? एम्स वगैरह में फीस बहुत कम होती है सर। हाँ, एम्स के लिए क्रैक करने के लिए, तो उसके लिए और अच्छी रैंक चाहिए, यदि एम्स चाहिए आपको जो, और एक्सीलेंसी चाहिए आपको, मतलब अगर इनकी रैंक और ज़्यादा आती या 1000 के अंदर आ जाते ये, या और भी नीचे आ सकती थी, तो इनको एम्स मिल जाता। यहाँ भी थोड़ी सी कैटेगरी है कॉलेजेस में भी, ए बी सी इस प्रकार से कैटेगरी है। अगर जो रैंकर्स होते हैं वो एम्स में चले जाएंगे, एम्स में फ़ीस कम लगती है, जो आपने सुना है वो ये बता रहे हैं एम्स का है। एम्स में फीस बहुत कम होती है। हाँ, एम्स का है। और बाकी अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फीस बढ़ती जाएगी, लेकिन है सभी गवर्नमेंट। हाँ सर, गवर्नमेंट। वेरी गुड। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट में क्या अंतर है? सिर्फ फीस का अंतर है कि कुछ एजुकेशन का भी अंतर है? सर कई सारी फैसिलिटीज़ का भी अंतर है सर उसमें। प्राइवेट वाले ज़्यादा देते हैं या गवर्नमेंट वाले? सर गवर्नमेंट में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, हर एक अन्य जो कोर्सेज होते हैं ना वो प्राइवेट वाले अच्छा करा सकते हैं, परंतु इसके लिए तो गवर्नमेंट ही बेस्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा अब और क्या सुविधाएं होंगी आपको? ये तो हो गई फीस, हॉस्टल वगैरह? हाँ सर, हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा सर हमको। अच्छा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी क्या? सर मुझे तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप तो मिलेगी ऑफ कोर्स। एंड ड्यूरेशन ऑफ द MBBS? सर इट्स 5.5 ईयर। 5.5 ईयर्स? यस सर। मतलब 5.5 साल में आपका ये हो पाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन भी होता है क्या, कि MBBS में हम कोई पर्टिकुलर, जैसे आप जो मार्केट में देखते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बैठा है, कोई आई स्पेशलिस्ट बैठा है, कोई कार्डियोलॉजिक बैठा है, कोई जो है ऑर्थोपेडिक्स बैठा है, तो ये क्या है, ये कैसे मतलब बनते हैं?
सर बात नहीं तो मतलब अच्छा डिस्कस कर रहे हो, ओके यस सर पहले तो सर MBBS का कोर्स हर जगह कॉमन ही होता है, तो समझ उसके में आया। उसके बाद सर फिर से एग्ज़ाम होता है नीट PG का, तो उसकी वजह से उसके बाद फिर अपन को सिलेक्ट करना रहता है कि अपन को किस स्पेशलाइजेशन में जाना है। नेट फिर भी नीट पीजी का फिर भी एग्जाम होगा? हाँ सर, अच्छा ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लेंगे? नीट PG का हो। ओके वेरी गुड। अच्छा इसके अलावा जब गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हैं तो गवर्नमेंट डॉक्टर कैसे बनते हैं? ये तो पढ़ाई हो रही है आपकी, आपने मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, सिर्फ इससे ये हमें समझ में आया कि आपका जो उटपटांग खर्चा था वो बच गया। भाई अगर आप प्राइवेट से करते तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं आपके, ये बच गए। फिर आप डॉक्टर कैसे बनेंगे कि निकलते ही डॉक्टर बन जाएंगे? सर MBBS करने के बाद जैसे कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहे तो स्पेशलाइजेशन करने के बाद सर वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर उनको सर्विस देना पड़ता है। देना पड़ता ही है? हाँ सर। कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना? नहीं सर। अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस देने के बाद सर उसके बाद अपना अच्छा स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा? लेकिन नहीं सर, वो ज़रूरी नहीं है कि स्पेशलाइजेशन करें। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर का इतना ज़्यादा क्राइसिस है, इतनी कमी है कि अगर कोई MBBS कर लेता है तो पूरी संभावना है कि वो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। और अगर एग्ज़ाम अगर ले भी लें, मान लो एग्ज़ाम हो भी, तो इतना उसका लेवल बहुत ज़्यादा डॉक्टर के लिए हाई नहीं रहेगा। हाँ सर, ये भी। क्योंकि जो जनरल जो चीज़ें हैं स्पेशलाइजेशन वाले को तो वो जानता है व्यक्ति। मान लीजिए किसी ने आई स्पेशलिस्ट है तो आई के बारे में उसने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है। अब ये बताइए आपने जो नीट दिया है इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? एक आध कोई सवाल अगर आपको याद हो, सवाल मतलब क्वेश्चन, ठीक है। हम वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, जनरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं साइंस का, कोई विद्युत से रिलेटेड या तापमान से रिलेटेड, या मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, या कुछ भी, या कोई बायोलॉजी से रिलेटेड। कुछ एक आध प्रश्न बताइए, एक दो कैसे प्रश्न आते हैं? सर मैं बायोलॉजी की बताऊं तो बायोलॉजी में आजकल असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं। कैसे? असर्शन रीजन टाइप, अच्छा कि मतलब जो एक अपन को दो सेंटेंस दिए होंगे, हाँ जिसमें से अपन को सिलेक्ट करना रहता है कि जो सेकंड सेंटेंस है हाँ वो फर्स्ट सेंटेंस को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। ऐसा? यस सर। अच्छा ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा सेकंड सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस को सही एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, और जो फर्स्ट सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस है वो दोनों करेक्ट हैं कि नहीं। अच्छा इस दोनों प्रकार- करेक्ट भी है कि नहीं? यस सर। और रहेगा सिलेबस से रिलेटेड? हाँ सर, सिलेबस से रिलेटेड ही है। कोई और क्या टॉपिक्स रहते हैं इसमें? सर टॉपिक्स प्योर NCERT से ही रहते हैं। बायोलॉजी में तो प्योर NCERT से ही आते हैं सवाल। हाँ। NCERT के बाहर अच्छा तो इसमें किस प्रकार से डिवीजन होता है पार्ट का, कि बायोलॉजी पार्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पार्ट, रेशो कितने कितने % होता है? सर टोटल 180 क्वेश्चंस रहते हैं, तो टोटल 180 अटेम्प्ट करना रहता है। टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से 100 सवाल बायोलॉजी में होते हैं, 50 जूलॉजी में और 50 बॉटनी में। अच्छा 50 जूलॉजी बॉटनी में, और बाकी के जो सवाल हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। बायोलॉजी पे वेटेज ज़्यादा है? हाँ सर, बायोलॉजी का ध्यान रखो बायोलॉजी पे वेटेज ज़्यादा है, बायोलॉजी को ज़्यादा करना पड़ता है। और माइनस मार्किंग में कितने मार्क्स कट जाते हैं? सर सही सवाल पे सर +4 मार्क्स रहते हैं, और यदि अपन ने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो -1 हो जाते हैं। -1 1/4 का रेशो यहाँ भी चलता है। इफ़ यू हैव अ करेक्ट क्वेश्चन देन you that 4 marks, you get 4 marks, and in the case of wrong question that 1 marks is deducted. Okay, 1 marks deduction. सब ये मान ले रहा है तो बता इंसान को छाता कितने डिग्री हाँ डेंजर क्वेश्चन यार, हम तो छोड़ ही देंगे देख के ही, आधा ही पढ़ के हम सोचेंगे ये छाता वाता देख लेंगे जब गिरेगा तब। पर ये है कि यहाँ पे बहुत मतलब उसको प्रूफ करना है, साइंटिफिकली प्रूफ करना है कितने डिग्री से। अच्छा क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ सर, कि जैसे कि स्टेशन पर जो सिग्नल लगाए जाते हैं वो रेड और ग्रीन और येलो कलर के क्यों लगाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये तो इतने इजी क्वेश्चन है। यस बताइए, व्हाई आर यू लाफिंग? तुम बताओ अच्छा क्यों लगाए जाते हैं? रेड ग्रीन तुम बताओ नेहा, रेड और ग्रीन सिग्नल क्यों लगाए जाते हैं और येलो सिग्नल क्यों लगाए जाते हैं? दूसरे कलर के क्यों नहीं लगाए जाते? नेहा ही बताएगी।
अभी नहीं। बताओ प्रज्ञा, तुम बताओ। देखो जे नीट की तैयारी करेंगे जी, है ना। तुम बताओ दोनों। बताइए कि जो रेलवे ट्रैक है उस पर जो सिग्नल लगाए जाते हैं रेड और ग्रीन येलो, वही क्यों लगाए जाते हैं? कोई दूसरे कलर का क्यों नहीं लगाया जाता? भाई पिंक कलर का लगाना चाहिए ना। लड़कियां कहती पिंक लगाओ, उनका फेवरेट कलर है। व्हाइट लगा दो, ये देखो कितना अच्छा जल रहा है व्हाइट, थोड़ा सा येलो। क्या? तो क्यों दिख जाता है उसके पीछे? ये थोड़ी दूर से दिख जाता है, उसका वैज्ञानिक काम। यस, हाँ राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो वेवलेंथ है रेड कलर की, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और उसका जो है प्रकीर्णन के स्कैटरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। प्रकीर्णन, रिफ्रैक्शन मतलब उसका जो फैलाव, रिफ्रैक्शन वो बहुत कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि रेड कलर की अगर आप लेज़र टार्च जलाओगे और आप सोचते हो कि हम किसी के घर पे पहुंचा दें, मान लो आपको किसी के घर पे पहुंचाना है, मान लो आपको वर्षा के घर में पहुंचाना है, ठीक है, नेहा के घर में पहुंचाना है, शांति के घर में पहुंचाना है, तो फटाक से सीधा आपकी लेज़र लाइट चली जाएगी रेड कलर की, ठीक है, लेकिन येलो कलर की नहीं जा पाएगी। लेकिन ऐसा करना नहीं तो लाइट पहुंचेगा उससे पहले ही घर वाले आपके घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है अपन को, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है यार, आप नीट के लेवल की सोच रखते हो आप स्टूडेंट और जवाब नहीं दे पाते हो, ये बड़ी कॉमन सी बात है। अच्छा ये बताइए कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं क्या कि बादल क्यों गरजता है? नहीं सर, ऐसे यार ये चौथी पांचवी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे, इसलिए क्योंकि उनका लेवल बहुत अलग ही होता है। अब सही बात है, अब जिसको डॉक्टर बनना है उससे ये थोड़ी पूछेंगे कि बादल क्यों गरजता है, तो जो उसको ट्रीटमेंट करना है तो वो तो दिमाग ऐसा हो कि कैलकुलेट करके, और कुल मिला के बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है कि आप मतलब कितनी आपकी मेमोरी है। अच्छा इसमें मेमोरी का भी योगदान है क्या? हाँ सर, मेमोरी अच्छी होना चाहिए। यस, नहीं तो क्या है ऑन द स्पॉट भूल जाएंगे। अच्छा जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे सब पता है? नहीं सर, पहले तो मैंने पूरा पेपर देखा था, पूरे क्वेश्चन देखे सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ बन रहे हैं सवाल, कर सकते हैं। वेरी गुड। अगर मान लो बाय चांस आप अगर क्वालिफाई ना कर पाते इस बार, तो फिर बी प्लान क्या था आपका? हर व्यक्ति के 2 प्लान होते हैं, ये और बी, तो आपका सेकंड प्लान क्या था? सर मैंने तो सोच ही लिया था कि नीट करना ही है। बाय द वे अब तो हो ही गया। मान लो एक बार अगर थोड़े मार्क्स कम रह जाते या कट ऑफ में नहीं आ पाते, तो फिर आपका बी प्लान क्या था? सर मेरा बी प्लान तो सर मैंने कुछ बनाया नहीं था। अच्छा। मैंने सोचा था कि यदि इस बार कम मार्क्स रहे तो मैं फिर से एक अटेम्प्ट दूंगा। बहुत बढ़िया, देखो कितनी पॉजिटिव सोच, जोरदार तालियां। इन्होंने ये सोचा कि अगर मान लो बाय द वे कम रह जाते हैं तो फिर हम फिर से कोशिश करेंगे, और ज़िंदगी के ये उसूल होना चाहिए, ऐसे लोग कभी पीछे नहीं हटते। ट्राई एंड ट्राई अगेन। चलो भैया, तो बहुत बढ़िया, आज अच्छा रहा आज का। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। अंत में हम इनसे कहेंगे कि आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हो, आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों तक जाने वाला है, और जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अक्सर किसी से पूछते हैं कि वो क्या करना चाहता है, तो ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि सर डॉक्टर या इंजीनियर या IAS ऑफिसर, क्योंकि वो इनको बड़ा सम्मान से देखते हैं, और सम्मान है ही। एक शिक्षक तो चलो ठीक है पढ़ाता है, लेकिन एक जो डॉक्टर है वो जीवन बचाता है, और इसलिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, और वो भगवान है भी वास्तव में। अगर सही मायनों में देखा जाए तो एक अच्छा डॉक्टर हर हाल में अपनी पूरी कोशिश करता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति जो है गाड़ी ठीक कर रहा था, और मैकेनिक वहाँ डॉक्टर घूमते घामते पहुँच गया, तो उसने क्या किया, पूरा गाड़ी का इंजन निकाला, बाहर डाल दिया, और उसे रिपेयर करके उसे फिट कर रहा था। तो डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब देखिए मैंने इस गाड़ी का हार्ट निकाला और इसे रिपेयर करके इसे फिट कर दिया। इसी टाइप का काम शायद कुछ आप करते हैं, लेकिन आपकी और हमारी सैलरी में इतना बड़ा फर्क क्यों? ये तो बड़ा भेदभाव है। डॉक्टर साहब पास में आए और उसके कान में कहा, यही काम तब करके बताओ जब मशीन चालू हो, ठीक है। मतलब यह है कि डॉक्टर काम करता है लेकिन मशीन चालू होती है, और मैकेनिक्स जो काम करते हैं मशीन
बंद होती है। क्या चालू मशीन में इंजन सुधारा जा सकता है? लेकिन डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे चालू मशीन में ही सारे प्रैक्टिकल किए जाते हैं। मशीन बंद भी नहीं होना चाहिए। मशीन बंद हो गई तो फिर तो काम खत्म, ये बात है। तो आप क्या कहना चाहते हो इनको, या उन सबको जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसा गाइडेंस हो जाए एक, तो वो इजीली कर पाएँ उसको, या उनको मोटिवेशन मिले? तो आप में से कई लोग JEE या नीट की तैयारी करने की सोच रहे होंगे, तो उसमें तो सबसे पहले कंटिन्यूटी आप मेंटेन करके ज़रूर रखिए। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब कि कम से कम यदि हो सके तो कम से कम फंक्शंस में जाइए आप ना, कम से कम डिस्ट्रैक्शन तो आप कम ही रखिए, और मोबाइल से तो दूर ही रहिए, क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, उनमें से आप तो फिजिक्स के सवाल तो आप कम से कम 5-6 तो लगाना ही पड़ेगा, जिससे माइंड में क्या है वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है। और NCERT तो मेन है, NCERT तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और NCERT की आपको लाइन टू लाइन पता रहना चाहिए, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन जनरली एक चीज़ रहती है यार, एक डर रहता है कि अगर मान लो नीट ना कर पाए तो फिर क्या, क्योंकि पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं बच्चों के, तो फिर क्या इसके अलावा फिर दूसरा क्या कर सकता है? मान लो कोई नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेडिकल में उससे रिलेटेड या उसका लाभ कहीं और मिल सकता है क्या? सर जैसे नीट में यदि कम मार्क्स रहे तो MBBS नहीं मिल पा रहा है, तो BDS भी सर अच्छा कोर्स है। अच्छा, BDS भी मिल जाता है क्या? हाँ सर, उसी एग्जाम के बेस उसी एग्जाम के बेसिस पे। BDS क्या होता है ये? डेंटल से रिलेटेड है। डेंटल से रिलेटेड। हाँ सर। तो ये भी अच्छी बात है, BDS भी मिल सकता है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज करा देता है। हाँ सर, वो गवर्नमेंट कॉलेज करा देता है, और उसमें कम मार्क्स में भी हो जाता है वो। तो ये भी अच्छा है यार, BDS भी कर सकते हो, और डेंटल का भी अच्छा है प्रोफेशन। अच्छा, डेंटल की गवर्नमेंट में वैकेंसी होती है? हाँ सर, उसमें रहती है। ठीक है। पेपर लेते हैं पहले से। नहीं, इसका इसमें कोई कोर्स डायरेक्ट हो जाता है। MBBS डायरेक्ट होगा, मतलब ये है कि ये नीट पेपर का- हो ही गया, नीट ही पेपर। नीट ही पेपर है। नीट क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग में जो अपन को कॉलेज मिलेगा, उधर पे फिर एडमिशन मिल जाता है। वेरी गुड, ठीक है, यस। चलो ठीक है फिर।